10वीं क्लास की सामाजिक अध्ययन की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो प्रिय छात्रों, हम ने आपके सामाजिक अध्ययन के पहले पाठ इतिहास के 4 पाठ पूरे कर चुके हैं और आज के जो पाठ है वो है 5वां पाठ आपका औद्योगिकरण का युग। और आज इस पाठ का हम परिचय करेंगे। इस पाठ के मुख्य मुख्य शब्दांशों से जानकारी हासिल करेंगे। जो मुख्य मुख्य वर्ड आए हैं, मुख्य मुख्य छोटी छोटी बातें हैं, उनके अर्थ को जानेंगे। क्योंकि ये चीजें हम इसलिए करते हैं कि ऑप्शन टाइप जो छोटे प्रश्न आते हैं उनमें अक्सर पूछे जाते हैं और जो बड़े प्रश्न उनमें इनका अर्थ क्लियर होने के बाद हमें लिखने में बड़ी आसानी रहती है। अभ्यास के प्रश्न करने से पहले हम इस बात पर चलेंगे कि परिचय क्या है इस पाठ का। इस पाठ में एक बात आती है, नई सदी का उदय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भविष्य की ओर उन्नति करने वाली तीर उड़ान की तस्वीर। यानी 1500 ईस्वी में एक पाल नाम की जो म्यूजिक की कोई कंपनी थी, उन्होंने एक तस्वीर छाप दी अपने ऑडियो के ऊपर, ऑडियो वीडियो की कैसेट के ऊपर। और वो इतनी फेमस हुई वो तस्वीर, वो एक उड़ती हुई औरत की तस्वीर थी जो भविष्य की ओर दिखा रखी थी कि भविष्य में हमारा इतिहास, हमारा देश या हमारा जो समाज है, अर्थव्यवस्था है, वो उन्नति की ओर तीव्र गति से बढ़ेगी, तीव्र गति से उन्नति करेगी। ऐसी तस्वीर बनाई गई थी। उस तस्वीर को हम नई सदी का उदय के नाम से जानते हैं। प्राच्य शब्द, प्राच्य क्या है? भूमध्य सागर के पूर्व में जो देश हैं उन देशों को हम प्राच्य देश के नाम से जानते हैं। इन देशों को इंडिया में इसी नाम से जाना जाता है, प्राच्य देश। प्राच्य जो पूर्व में भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है, उन लोगों को उस देश के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था। इसके बाद आदि औद्योगिकरण, जैसे कि औद्योगिकरण का मतलब उद्योगिकरण, उद्योगों का आना, उद्योगों का प्रचलन, और आदि का मतलब उद्योग। उससे पहले औद्योगिकरण का युग लगभग यूरोप के जितने भी हमारे देश में आए या इंग्लैंड आया, उनके आने के बाद उत्पादन करने लगे तो उसको औद्योगिकरण का नाम दिया जाता है। लेकिन उससे पहले भी पूरे विश्व में इंग्लैंड और यूरोप के औद्योगिकरण में तेजी से पहले भी जो उद्योग काम होता था, औद्योगिकरण का काम होता था, उद्योगों का काम था, उसको हम औद्योगिकरण, आदि औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। आदि का मतलब पहले। जो इंग्लैंड और यूरोप में वो उत्पादन होता था, उससे पहले क्या उत्पादन होता था, किन माध्यम से होता था, उसको हम औद्योगिक के नाम से जानते हैं। इसके बाद 17वीं 18वीं सदी का उत्पादन, 17वीं और 18वीं सदी में जितना भी उत्पादन होता था, वो सारा उत्पादन जो बड़े बड़े व्यापारी थे वे अपने माल को गाँव में ले जाकर बांट देते थे, घरों में बांट देते। और छोटे छोटे घरों में ही लोग अपने उस माल को तैयार करके फिर उनको दे देते थे कर्मचारी गुमास्तों के माध्यम से, वह फिर व्यापारी तक पहुंचाते थे। इस प्रकार बड़े उद्योग न होने के कारण 18वीं शताब्दी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो माल तैयार करने का तरीका था, उत्पादन करने का तरीका था, वो और गांव में बांट दिया जाता था। अलग अलग घर में अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से अलग अलग तरीके। जैसे कपड़े की बात है तो कपड़े का अलग अलग, किसी को काटने के लिए दे दिया, किसी को कुछ करने के लिए, किसी को कुछ काम करने के लिए, और फिर वो गुमास्तों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता। कुछ कर्मचारी छोड़े जाते थे, उन कर्मचारियों के माध्यम से उस माल को इकट्ठा किया जाता। इस प्रकार से उत्पादन किया जाता था। इस उत्पादन स्टेपलर क्या है? स्टेपलर जो अंग्रेज जिस काम करवाते थे, वह कपड़ा बनवाते थे उनसे या कपास से, तो वह बनाते समय एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त था जो रेशों के हिसाब से उनको छांट लेता था। मोटी उनकी रेशे हैं, ये उसके उनके हैं, अलग अलग करता था। एक ऐसा आदमी नियुक्त किया जाता था जो उनको अलग अलग रेशों के हिसाब से बांट देता था, छांट करता था। उसका हम स्टेपलर के नाम से जानते हैं। उसका नाम है स्टेपलर कहते थे। फुल कर देना, जो चुनरों समेटों के हिसाब से कपड़ों को समेटता था। यानी जो लास्ट का काम होता था, कपड़ा तैयार हो गया, चुन गया, तो उसको डंडी के माध्यम से उसको ऊपर को लपेटा जाता था कपड़े को, और इकट्ठा करके फिर पैक किया जाता था। वो फुल कर देता, यानी काम को फुल हो गया, काम पूरा हो गया, तो इसके लिए हम फुलर के नाम से जानते हैं। फुलर चुनीटों के सारे जो कपड़ों को समेटता था, उसको हम फुलर के नाम से जानते हैं। या कपड़े समेटने के साथ साथ इसको फुल भी करता है, इसे कहते हैं। अगला कार्डिंग एक प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया में क्या कहता था, कपास है उनमें उसके रेशों की कताई की जाती थी। यहाँ था
छांटना या समेटना था। लेकिन जो ये है कार्डिंग एक प्रक्रिया थी जिसमें कताई के लिए रेशों की, जिसमें कपास व ऊन के रेशों की कताई करते थे, कार्डिंग करते यानी कताई करने को ही कार्डिंग का नाम दिया जाता था। एक प्रक्रिया होती थी लंबी कताई की, धागे बनाना, उसकी जैसे भी वो ऊन की बनाना, और सारी प्रक्रिया कर दी, चरखे वगैरह अपने वो तो सारे कार्य को जो प्रक्रिया थी उसको कार्डिंग का नाम दिया जाता था। इसके बाद अगला स्पिनिंग जेनी मशीन, ये एक विशेष प्रकार की मशीन थी और इस मशीन ने बड़ा इनके इतिहास में हंगामा मचा दिया था। क्यों? इस मशीन के आने से औरतों के काम धंधे में बड़ा काफी प्रभाव पड़ा था। ये मशीन थी बड़ी जल्दी काम करती थी। ये जेम्स गिब्स ने 1764 में एक मशीन बनाई थी, कताई की मशीन बनाई। इससे काम बहुत तेज गति से पकड़ गया था, लेकिन मजदूर कम कर दिए गए थे। मजदूर में ज्यादा महिला मजदूर थी, इनका रोज छीन गया था, इसलिए महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन के ऊपर अपने अपना गुस्सा भी प्रकट किया। इन्होंने इस मशीन को तोड़ने का, इस मशीन का बड़ा काफी विरोध हुआ था। आगे भारतीय कपड़े का युग, 1750 से पहले सूरत और हुगली ये बंदरगाहें हैं। सूरत और हुगली बंदरगाहों से 1750 से भारत का पहले कपड़ा निर्यात किया जाता था। 1750 के बाद तो अंग्रेजों ने भारत में आकर के बाहर विदेशी कपड़ा लेकर के जो भारतीय का कपड़ा के उद्योगीकरण थे या बनाने वाले थे उनकी कमर तोड़ दी थी। उसके बाद उनका जो कपड़ा था बाहर का वो अच्छी क्वालिटी का और कम दर पर मिलता था, हमारा भारतीय कपड़ा उसका मुकाबला नहीं कर पाया। अगला गुमास्ते कौन थे? गुमास्ते अंग्रेजों द्वारा नियुक्त कर्मचारी थे, वेतनधारी कर्मचारी थे। तनख्वाह पर अंग्रेजों ने कुछ कर्मचारी लगाए जो बुनकरों पर निगरानी और माल को इकट्ठा करना और गुणवत्ता जांचना, 3 काम करते थे। जो ये अंग्रेज कर्मचारी चुनते थे, कर्मचारी वेतनधारी तनख्वाह पर कुछ कर्मचारी चुनते थे, उनसे 3 काम करवाते थे। एक जो बुनकर थे जिनको कपड़ा दिया जाता था उनके ऊपर निगरानी रखते थे, काम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, माल को इकट्ठा करते थे, माल को बांट के भी आना और फिर उससे वापस लेना। यानी जो गांव में लोगों को काम दिया जाता था उसमें माल दिया जाता, पहले बांटा जाता, फिर तैयार को इकट्ठा किया जाता था और उनके ऊपर निगरानी रखी जाती थी। और अंत में जो माल तैयार हो गया तो उसको जांचना भी इसी का काम होता था। इस प्रकार ये अंग्रेजों में पिट्ठू थे, अंग्रेजों पर विश्वास करते थे अंग्रेजों को। अगला फ्लाई शटल और इसका लास्ट टॉपिक, बुनाई के लिए प्रयोग किया गया औजार या मशीन है। जो फ्लाई शटल है ये पोलियो के माध्यम से और धागों के माध्यम से और चिमटों के माध्यम से इसके उत्पादन किया जाता था। स्पिनिंग ये एक मशीन थी फ्लाई शटल जिसमें जो पहले कपड़ा बनता था उसके अपेक्षा तेज गति से कपड़ा बनने लगा और ऊंचाई में नीचे में इसका होता था, तो उसको हम फ्लाई शटल के नाम से जानते हैं। गांव में किसानों को दी जाती थी मशीन, जो कुछ रस्सियों व पुलियों के आधार पर एक मशीन बनाई गई जिससे कपड़ा बनाया जाता था काफी मात्रा में, और उसको हम फ्लाइंग शटल्स, यानी शिक्षा में आपको एक नंबर का क्वेश्चन याद आया जाए तो आप बता दे रहे हैं कि कपड़ा को तैयार करने वाली मशीन थी उस समय की। तो इन्हीं बातों के साथ जो आज का चैप्टर आपका आगे आने वाला चैप्टर सुबह जिसका हम आगे अभ्यास करेंगे उसका परिचय हमने इन शब्दों में किया। और ये आज के लिए आपका काम इतना ही है कि इन जो वर्ड है इनको लिख कर अच्छी तरह से याद कर ले और ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिला सके। इन शब्दों के साथ आपका आज का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।